आज की हमारी क्लास में हम अगले एंडोक्राइन ग्लैंड का डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। देखिए, थायराइड ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। इसका वेट है वो एवरेज 25 टू 30 ग्राम के बिटवीन आता है और इसकी जो पोजीशन है वो ट्रेकिया के दोनों तरफ अधर सतह पर स्थित होती है। यानी हमारा जो गला है उसमें, ये देखिए इस डायग्राम से आप समझ सकते हो कि ये हमारा गला है और गले के अंदर नेक रीजन में जो हमारा ट्रेकिया रीजन है उसके दोनों तरफ जो लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है वही थायराइड कहलाती है। वन पेयर होती है, डार्क रेड कलर का होता है, बाई लोब ये स्ट्रक्चर होती है ट्रेकिया के अंदर थायराइड की। और ये दोनों थायराइड लोब आपस में ट्रांसवर्स कनेक्टिव फ्लैप या इथेमस के द्वारा जुड़ी होती है। ये पैराथायराइड ग्लैंड के दो पेयर हैं और ये डायग्राम है पैराथायराइड ग्लैंड का। थायराइड जो ग्लैंड होती है उसको अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हम पाएंगे कि उसकी स्ट्रक्चर में थायराइड फॉलिकल और स्ट्रोमा दो नजर आएंगे। थायराइड फॉलिकल्स जो होती हैं वो एसिनाई कहलाती हैं। इनमें थायरोग्लोबुलिन हार्मोन पाया जाता है। ये T3 और T4 हार्मोन को स्टोर करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं और स्टोर भी करती हैं। इसमें T3 का मतलब है ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 का मतलब है टेट्रा आइडोथायरोनिन। स्ट्रोमा जो है वो पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल कहलाती हैं। इसमें थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन इसके द्वारा सिक्रीट होता है, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी हार्मोन। ह्यूमन बीइंग के अंदर T3 T4 का अगर हम रेशियो ब्लड में देखें तो वो 20/1 होता है, लेकिन जो एक्टिव फॉर्म होती है वो T3 होती है। मेजर फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इन ब्लड इज T4। थायरोनिन प्लस आयोडीन से मिलकर के ये बनी होती है। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसमें आयोडीन भी होता है और उसमें टायरोसिन एमिनो एसिड भी होता है और उन दोनों के मिलने से ये T3 T4 का फॉर्मेशन होता है। मोनो आइडोथायरोनिन T1, डाई आइड्रोथायरोनिन को हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन को T3 और टेट्रा आइडोथायरोनिन को T4। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे ब्लड में T4 80%, T3 20% तक हो सकता है, लेकिन बायोलॉजिकली एक्टिविटी की हम बात करें तो T3 की मोर कॉन्सेंट्रेशन एंड मोर एक्टिव पाया जाता है, वो मतलब मोर एक्टिव पाया जाता है। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन की एक्टिव फॉर्म होती है T3 फॉर्म और T4 स्टोर फॉर्म होती है। अब आएगा लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थायराइड फॉलिकल को रैप्चर कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप T3 T4 रिलीज हो जाता है। इस घटना को कैरिनो फ्रैगी कहते हैं। ब्लड द्वारा T3 T4 अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचकर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इसी समय T4 हार्मोन T3 हार्मोन में चेंज हो जाता है। यानी ब्लड में T4 है लेकिन ये अपने फंक्शन को करने के लिए T3 में ही ये इंटरचेंज होना आवश्यक है। रोल ऑफ थायरोक्सिन, अब हम जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके रोल की बात करेंगे। थायरोक्सिन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। जैसे ग्लाइकोजन है उसको ये किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। एमिनो एसिड है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की क्रिया को ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं और एमिनो एसिड से ग्लूकोज बनने की क्रिया को ग्लूकोनियोजिनेसिस कहते हैं। ये दोनों टर्म आपको समझनी है, ये एग्जाम में वन वर्ड का इनका क्वेश्चन आता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है इस तरीके से। टिश्यू में रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करते हैं, बॉडी ग्रोथ को भी ये बढ़ाती हैं। तो ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट अगर होगा तो उसके पीछे थायरोक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। टिश्यू में रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करना, बॉडी ग्रोथ को बढ़ाना, टेम्परेचर को मेंटेन रखना तो इसका मुख्य कार्य है ही। साथ ही ये लिपिड मेटाबॉलिज्म
थायरोक्सिन हार्मोन लिपिड के मेटाबॉलिज्म या लाइपोलाइसिस की रेट को बढ़ाती है। यह हार्मोन मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उसमें कैटाबॉलिज्म भी होगी और एनाबॉलिज्म भी होगी, उसमें निर्माणात्मक क्रियाएं भी होंगी, विघटनात्मक क्रिया होगी। ये मेटाबॉलिज्म क्रिया को बढ़ा करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इस हार्मोन को ऊर्जा देने वाला हार्मोन या कैलोरोजेनिक हार्मोन कहते हैं। थायरोक्सिन टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर को रेगुलेट करता है। यदि हमारे शरीर में थायरोक्सिन की कमी होगी तो बीएमआर कम होगा, और अगर थायरोक्सिन की अधिकता होगी तो बीएमआर अधिक होगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने एक बात याद रखनी है कि जो जिनका शरीर जितना बड़ा होगा उनमें बीएमआर की रेट उतनी ही कम होगी, यानी बीएमआर है वो बॉडी साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थायरोक्सिन हार्मोन अगर ज्यादा होगा तो बीएमआर ज्यादा होगी, ऑक्सीजन का कंजप्शन ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होगी और रेट ऑफ हार्ट बीट भी ज्यादा होगी। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा, तो ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, एनर्जी भी ज्यादा होगी और बॉडी वेट कम होगा। थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा, बीएमआर कम होगी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन कम होगी और रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा, हार्ट रेट कम होगी, बीपी कम होगा। तो इस तरह से ये कोरिलेशन शो किया गया है कि बीएमआर का बॉडी रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर के साथ कैसा कैसा बीएमआर के साथ रिलेशनशिप होता है। थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हार्मोन होता है। मेटाबॉलिज्म, मेटामॉर्फोसिस दोनों कार्य ये करता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो मेटामॉर्फोसिस है, जिसे हम हिंदी में कायांतरण कहते हैं, उसके लिए भी ये हार्मोन अति आवश्यक है। तो टेडपोल लार्वा होता है, अगर उसको थायरोक्सिन हार्मोन मिले तब तो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो नियोटेनी शो करेगा। एक्सोलोटल लार्वा होता है, अगर उसको आयोडीन की कमी हो जाए जिस मीडियम में वो रहे, या थायरोक्सिन की कमी हो जाए, तो वो सेलामेंडर एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और अगर कमी हो जाए तो वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो नियोटेनी या पीडोजेनेसिस करेगा। अगर वो ये उसको बाद में ऐड करते हैं अगर हम मीडियम में जा करके, तो वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम थायराइड ग्लैंड है उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो आपको टीएस नजर आ रही है, जिसमें देखिए ये पैरा फोलिकुलर सेल या सी सेल हैं जो थायरोकैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करेंगी। ये जो सेल्स होती हैं इन्हें हम थायराइड फोलिकल सेल्स कहते हैं। ये क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती हैं और इन्हीं के अंदर थायरोग्लोब्यूलिन T3 T4 का फॉर्मेशन होता है और स्टोरेज होता है, बाद में वो ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। प्रोकोर्डेट, हेमिकोर्डेट, एम्फिओक्सस में उपस्थित एंडोस्टाइल थायराइड ग्लैंड के समजात होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंडोस्टाइल जो होती है वो जो प्रोटोकोर्डेट्स में पाई जाती है, वो इसके होमोलोगस स्ट्रक्चर होती है, वो थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस स्ट्रक्चर मानी गई है। थायराइड ग्लैंड के अगर हम हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन की बात करें तो चलिए हाइपोथायरोडिज्म की बात करते हैं। हाइपोथायरोडिज्म में हाइपो का मतलब होता है अल्प, यानी कि इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होगा। तो ऐसे पेशेंट या लोग जिनमें थायराइड के थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो, उनमें क्रेटिनिज्म, मिक्सोडेमा, एंडेमिक गोइटर, गोइटर गलगंड कहते हैं जिसे हम, स्पोरेडिक गोइटर, हाशमिटो डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। लेकिन जिनके अंदर थायराइड के थायरोक्सिन का सिक्रीशन अधिक होता है उनमें एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, आंखें बाहर आ जाती हैं, प्लूमर्स डिजीज, ग्रेव डिजीज, इनके अंदर गांठें बन जाती हैं, थायराइड में ऑटो इम्यून डिजीज कोज करती हैं। तो इस तरह से थायराइड का अल्प श्रावण और अति श्रावण से रोग होते हैं। हाइपोथायरोडिज्म, थायराइड का श्रावण आवश्यकता से यदि कम हो,
थायरोक्सिन कम हो, बीएमआर कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का कंजप्शन कम होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन कम होगा, बॉडी टेम्परेचर कम होगा, बॉडी वेट बढ़ जाएगा, ओबेसिटी बढ़ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा पेशेंट का। क्रेटिनिज्म क्या है? यह सामान्यतया बच्चों में होने वाला रोग है जिसमें बच्चे ड्वार्फ तो होते ही हैं, साथ ही वो बंदे स्टेराइल होती है, जनन क्षमता नहीं होती उनमें। बच्चों का आईक्यू कम हो जाता है, इसलिए उन्हें क्रेटिन्स कहा जाता है। सामान्य रूप से प्रेग्नेंट फीमेल में थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो उत्पन्न होने वाले शिशु क्रेटिन्स होते हैं। मिक्सोडेमा क्या है? एडल्ट में थायरोक्सिन के हाइपोसिक्रीशन के कारण होने वाला रोग है। उसे हम गुल डिजीज भी कहते हैं। स्किन ड्राई पफी हो जाती है, बाल सूख जाते हैं, ठंड के प्रति संवेदनशीलता होती है, ओबेसिटी बढ़ जाती है। गॉइटर क्या है? आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। यह है, याद रखना, थायरोक्सिन की कमी नहीं, आयोडीन की खाने में कमी के कारण थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होता, जिससे गोइटर या कलकंड रोग होता है। इसमें थायराइड ग्लैंड है वो फूलकर सूज जाती है। यह पहाड़ी एरिया के लोगों में ज्यादा होता है। एंडेमिक गोइटर क्षेत्र विशेष में पहाड़ी वाले एरिया में आयोडीन की कमी से होता है। स्पोरेडिक गोइटर, ये टाइप है गोइटर की। जेनेटिक गोइटर कहते हैं नॉन फंक्शनल थायरोक्सिन जीन और डिफेक्टिव थायरोक्सिन जीन के कारण होने वाला गोइटर स्पोरेडिक गोइटर कहलाता है।